अगर आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है। इस वीडियो में आपको किन किन प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा उसके बारे में आपको बताते हैं। पहली बात, मेरे पास टैलेंटेड एम्प्लॉय आता क्यों नहीं है। दूसरी बात, अगर मेरे पास टैलेंटेड एम्प्लॉय आता है तो फिर वो ज़्यादा दिन रुकता क्यों नहीं है। तीसरी बात, अगर मेरे पास टैलेंटेड एम्प्लॉय आ भी जाता है, रुक भी जाता है और फिर 5-6 महीने बाद काम करना, अपना परफॉर्मेंस देना बंद क्यों कर देता है। ऐसा क्यों होता है कि आपके पास एम्प्लॉय की संख्या बढ़ती जा रही है, 10 से 20, 50, 100 होते जा रहे हैं, लेकिन आपके कंधों से काम का बोझ उतर ही नहीं रहा, बल्कि उसका उल्टा होता है कि आप पर काम का बोझ बढ़ता ही जाता है। आपको अभी भी उतना ही काम करना पड़ रहा है, चाहे 10 एम्प्लॉय हो, चाहे 15 एम्प्लॉय हो। जब 10 एम्प्लॉय थे तब भी उतना ही काम करना पड़ रहा था, 15 एम्प्लॉय हो गए अब भी उतना ही काम आपको करना पड़ रहा है। इन सारे सवालों का जवाब आपको अगले 10 मिनट में मिल जाएगा। इन सारी बातों को समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक मैट्रिक्स के बारे में समझाने जा रहा हूं। ये जो मैट्रिक्स आप पीछे देख रहे हो, इसके जरिए सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि एम्प्लॉय कितने कितने प्रकार के होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। देखो एक चीज समझो, किसी भी काम को करने के लिए ना दो चीज चाहिए, विल और स्किल। यानी काम करने की इच्छा होनी चाहिए यानी कि विल, और काम आना भी चाहिए यानी कि स्किल। क्योंकि इच्छा है और आता नहीं तो आदमी क्या कर लेगा, और आता तो है लेकिन इच्छा नहीं है तो भी काम नहीं होगा। तो ये आप बैकग्राउंड में देख रहे हो, ये एक नॉर्मली मैट्रिक्स है जिसमें नंबर 1, 2, 3, 4 4 क्वाड्रेंट दिए गए हैं। ये जो आप नंबर 1 देख रहे हो ना, नंबर 1 ये वो है जिनमें विल बहुत ज्यादा है लेकिन स्किल नहीं है। काम करने की इच्छा है लेकिन आता ही नहीं है। और इसमें जो नंबर 2 में है उसमें उनको काम करना आता भी है और उनकी इच्छा भी है। नंबर 3 होते हैं जिनको काम आता भी नहीं है और इच्छा भी नहीं होती है। और नंबर 4 में होते हैं जिनको काम आता तो है लेकिन उनकी इच्छा नहीं होती है। अभी एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो 4 क्वाड्रेंट है जिसमें चारों में अलग अलग चीजें बताई मैंने, इसमें से आप ये बताइए सबसे खतरनाक, सबसे बेकार एम्प्लॉय किस क्वाड्रेंट में आना चाहिए। इन चारों में आप अभी फटाफट कमेंट करके बताओ कि कौन सा वाला सबसे खराब एम्प्लॉय माना जाए। देखिए आपने जो भी कमेंट किया है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूं कि मोस्ट ऑफ द लोग ने सोचा होगा कि नंबर 3 कि भाई इनको आता भी नहीं है काम और इनको काम करना भी नहीं है। तो सबसे खतरनाक आपके हिसाब से 3 है, लेकिन मैं कहता हूं ये रॉन्ग आंसर है। अब असली आंसर जानना चाहते हो आप? सबसे खतरनाक होते हैं नंबर 4 वाले जो 4th क्वाड्रेंट में है। अब आप ये सोच रहे होगे कि नंबर 3 खतरनाक क्यों नहीं होते हैं, तो फिर आपको बता दें कि आज मैं आपको, अगर आपके ऑफिस में, आपकी कंपनी में, आपके रिटेल स्टोर में या आप जिस भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो उसमें आके सीधे ये बता दूं कि ये 2, 3, 4 लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है और ना ही उनकी कोई इच्छा होती है काम करने की, ना ही उनके अंदर स्किल है, ना ही उनके अंदर विल है, तो आप क्या करोगे? फटाफट से उन सभी को बुलाओगे और तुरंत फायर कर दोगे, तुरंत निकाल दोगे। तो जो 3 नंबर का है ना, वो बिल्कुल ही खतरनाक नहीं होता, क्योंकि वो दूरी से आपको दिख जाता है कि ये आदमी मेरे काम का नहीं है। लेकिन आपको बता दो, फिर भी ऐसे लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। क्यों? क्योंकि जो 3rd नंबर के लोग हैं वो 4th नंबर की शरण में रहते हैं। 4th नंबर उनको बचाए हुए रखते हैं। अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी बताते हैं। ये जो नंबर 4 वाले हैं ना, इनको सब कुछ आता है कि काम क्या है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, सारी चीजें आती है, लेकिन इनको करना कुछ नहीं है। ये जो नंबर 4 वाले लोग होते हैं ना, ये वो लोग हैं जो आपकी कंपनी में सबसे पुराने हैं, जो 2 साल पुराने, 10 साल पुराने, 15 साल पुराने, 5 साल पुराने, जो सबसे पुराने हैं, ये वही लोग हैं जो आपकी कंपनी के बारे में सब कुछ जानते हैं, आपके सारे सीक्रेट्स जानते हैं, आपका काम कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कहां से हो रहा है, सारा कुछ डिटेल में जानते हैं। ये वही नंबर 4 वाले लोग हैं। लेकिन होता क्या है कि जब इनको सारी चीजें पता चल जाती, सब कुछ आ जाता है, सारा कुछ हो जाता है, तो अब इनके मन में हो जाता है अब काम ही क्या करना, अब आराम किया जाए, अब टाइम पास किया जाए। अब ये जो 4th नंबर वाले, 4th क्वाड्रेंट वाले लोग हैं ना, ये लोग क्या चाहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पुराना एम्प्लॉय हो गया हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा सैलरी भी पा रहा हूं, और जो हमारे CEO हैं या ओनर है कंपनी के, वो मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे। अब ये लोग करते क्या है कि ये लोग जो नए आदमी होते हैं, नए एम्प्लॉय होते हैं, उनको आने नहीं देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर कोई नया व्यक्ति, नया एम्प्लॉय ऐसा आ गया जो इनसे अच्छा काम करता हो और इनसे अच्छा स्किल हो उसके पास, तो इनकी इंपॉर्टेंस उस कंपनी में खत्म हो जाएगी। तो फिर ऐसे हर व्यक्ति जिसकी ना काम करने की इच्छा है और ना काम करना आता है, मतलब कि नंबर 3rd क्वाड्रेंट वालों को ये जो 4th नंबर वाले हैं अपनी संरक्षण में रखते हैं, अपने पास रखते हैं और इनको हमेशा सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि आप हर आदमी का काम तो चेक करते नहीं हो,
आप इनको कहते हो 4th नंबर वालों को, अरे शर्मा जी, अरे गुप्ता जी, अरे जैन साहब, जो भी आपकी कंपनी में पुराना आदमी है, आप उनसे पूछते हो कि आप बताओ क्या चल रहा है कंपनी में। ये जो 4th नंबर वाले हैं, ये 3rd नंबर वाले का रिव्यू लेते हैं, जिनको ना इच्छा होती है ना काम करना आता है। लेकिन 3rd वालों ने काम तो किया नहीं होता है, और वो जो 4th नंबर वाले क्वाड्रेंट वाले, वो आपसे झूठ बोल देते हैं कि नहीं सर, काम बहुत बढ़िया चल रहा है, सारी चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। आप उसके कहने पे, 4 नंबर वालों के कहने पर 3 नंबर वालों को रहने देते हो। और जो 3 नंबर वाले हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर 4 नंबर वाले ने मुझे रोक रखा है, अगर मालिक को, हमारे जो सीईओ हैं, ओनर है, उनको पता चल जाए तो मुझे तुरंत 2 मिनट में निकाल दिया जाएगा। इसलिए जो 3 नंबर वाले हैं, वो 4 नंबर वाले के एकदम बड़े कट्टर भक्त हैं, जिनको कुछ नहीं आता है। ये पुराने आदमी के भक्त हैं, इनकी सेवा में हमेशा रहते हैं। और जो ये 4th वाले व्यक्ति है ना, ये कभी नहीं चाहेगा कि 3rd नंबर वाले या फिर इस प्रकार के व्यक्ति कभी आगे बढ़े, जो कि इनकी ओनरशिप में इनसे नीचे हमेशा रहें। जो 4th नंबर वाले हैं, इनको भाई आता तो है, लेकिन इनकी इच्छा नहीं है कुछ भी करने की, और ये 3rd नंबर वालों को करने भी नहीं देंगे। और क्या, हर किसी को, यहाँ पे जो ये 4th नंबर वाले हैं, ये किसी को भी करने नहीं देते हैं काम। तो इसने ऐसे आदमी पाल रखे हैं। अब आपको लगता है कि काम का तो बहुत प्रेशर हो गया, इतने एम्प्लॉय हैं, लेकिन काम फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो फिर आप सोचते हो कि चलो एक नए आदमी को हायर करा जाए। नंबर 1, जिसमें मैंने आपको बताया, देख रहे होगे, अब जो नया नया आदमी आता है ना, उसके अंदर जोश बहुत होता है, बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है, लेकिन उसको कुछ आता नहीं है। अब आप क्या करते हो, जो आपने टैलेंटेड एम्प्लॉय को हायर किया, उसको सिखाने के लिए 4 नंबर वाले को भेजते हो, जो कि सबसे पुराना आपका एम्प्लॉय है आपके कंपनी में। और उसको जैसे ही पता चलता है कि अरे ये तो बहुत टैलेंटेड आदमी है, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है, और जैसे ही उसको पता चलता है कि ये तो यार बहुत टैलेंटेड आदमी है, बहुत अच्छी तरीके से सारा काम कर रहा है, और अगर ये टैलेंटेड आदमी ये हमारी कंपनी में टिक किया, ये हमारी कंपनी में रह गया, तो ये कल को मेरा बॉस बन जाएगा, ये मुझसे भी आगे निकल सकता है। तो 4th नंबर वाला जो होता है ना, वो शुरुआत में ही नए एम्प्लॉय की आपकी मेंटरिंग करना चालू कर देता है कि कैसे आप अपना काम कम करो, काम ज्यादा ना करो की वजह, उल्टा बोलता है कि काम आप कैसे कम करो। जैसे ही मान लो आपका जो नया एम्प्लॉय है वो सुबह 10 बजे ऑफिस आने लगा, तो पुराना वाला जो 4th नंबर वाला है, वो कहेगा कि अरे 10 बजे आने की क्या जरूरत है, आराम से आया करो, 11 बजे 12 बजे तक आओ, कोई जरूरी नहीं है इतनी जल्दी आने की। अगर ये लेट नाइट, देर रात तक काम करता है आपके ऑफिस में बैठ के, तो भी फिर इसको टोकता है कि अरे इतनी देर तक काम करने की क्या जरूरत है, समय से पहले निकल जाया करो, क्या जरूरी है यहाँ रुकने की। और उनसे उल्टा ये भी कहता है कि देखो, जो टाइम है उसी टाइम पे आया करो और उसी टाइम पे जाया करो। जो टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक या 10 से 6 बजे तक, अपने टाइम पे आओ, अपने टाइम पे जाओ, ज्यादा एक्स्ट्रा जल्दी आने की जरूरत नहीं है और ज्यादा देर तक रुकने की जरूरत नहीं है। और वो आपके बारे में इतनी बुराइयां बताएगा, इतना सारी चीजें समझाएगा, इतनी उल्टी सीधी तरीके से उसको सिखाएगा, बताएगा आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, कि जो आपका टैलेंटेड एम्प्लॉय जिसको आपने हायर किया था, एक तो पहली बात, बड़ी मुश्किल से आपको टैलेंटेड एम्प्लॉय मिला, ऊपर से आपको आपके एम्प्लॉय का कान उसने इतना तरीके से, इतनी बुरी तरीके से भरा कि वो जो आप टैलेंटेड एम्प्लॉय लाते हो वो छोड़कर चला जाता है। और दूसरी गलती आप कई बार क्या करते हो कि आपके पास जो टैलेंटेड एम्प्लॉय आता है इंटरव्यू देने, तो आप सीधे उस 4th क्वाड्रेंट वाले, जो कि बहुत ही पुराना व्यक्ति है, सीधे उसी को ही इंटरव्यू लेने के लिए भेज देते हो। अब वो करते क्या है, अगर टैलेंटेड एम्प्लॉय को देख लेंगे तो वो सीधे वहीं से ही रिजेक्ट कर देंगे, अरे सर बहुत ही बढ़िया व्यक्ति तो नहीं था वो, उसको कुछ काम वाम आता नहीं था, तो इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा कह के वो टैलेंटेड एम्प्लॉय को हटा देते हैं और इंटरव्यू भी उसका रिजेक्ट करा देते हैं। और दूसरा, आपने बाई चांस आप ही ने इंटरव्यू ले लिया और फिर उसके बाद ट्रेनिंग में इसको लगा दिया, तो महीने 2 महीने ऐसी इसको ट्रेनिंग देते हैं कि ट्रेनिंग होने के बाद ये आपको खुद ही छोड़कर चला जाता है। अब तीसरा सिनेरियो क्या आता है कि जैसे कि मान लो आपका जो एम्प्लॉय है ये किसी तरीके से रुक जाता है, इसके अंदर स्किल तो थी लेकिन इसके अंदर विल नहीं थी, क्यों? क्योंकि आपने 4th नंबर वाले के साथ इसको मिला दिया, तो इसकी ये जो नया एम्प्लॉय आता है ना, इसकी ये विल कम धीरे धीरे करता जाता है और उसके अंदर स्किल तो आ जाती है लेकिन विल उसकी खत्म होने लगती है। जो 4th क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति होता है ना, उसकी ज्यादातर कोशिश ये होती है जो भी आप नया टैलेंटेड एम्प्लॉय ला रहे हो ना, उसको फर्स्ट नंबर से, फर्स्ट क्वाड्रेंट से कैसे 3rd क्वाड्रेंट तक ले आए, कि ना ही उसके अंदर स्किल रहे और ना ही उसकी इच्छा रहे, ना ही स्किल हो उसके अंदर, ना ही विल हो उसके अंदर, ताकि आप उसको आसानी से निकाल दो। तो भैया जब आप नया एम्प्लॉय हायर करते हो फिर उसके बाद वो चला भी जाता है या कोई काम अच्छे से नहीं होता है, तो सारा प्रेशर किस पे आता है? नंबर 2 पे, जिसके अंदर स्किल भी है और जिसके अंदर विल भी है। और मैं आपको बता दूं, ज्यादातर जो नंबर 2 वाले हैं ना, ये वही लोग हैं जिनकी खुद की कंपनी होती है। आप ही 2 नंबर पे आते हो कि आपकी ज्यादा इच्छा है, ज्यादा से ज्यादा काम कर लो और ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलप कर लो अपने बिजनेस को लेके। रेयर केस में होता है कि कहीं 1-2 लोग मिल जाते हैं, कुछ 10 से 20% लोग मिल जाते हैं जिनकी आप ही की तरीके स्किल भी होती है, आप ही की तरीके विल भी होती है, वरना ना ही उनकी स्किल होती है ना ही उनकी विल होती है आपको छोड़कर। तो देखिए, मैंने आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि टैलेंटेड आदमी आपके पास क्यों नहीं आता है, तो इसका आंसर तो मैंने आपको दे दिया है।
क्यों नहीं आता आपके पास टैलेंटेड एम्प्लॉय? क्योंकि जो 4th नंबर वाला आदमी होता है, 4th नंबर वाला व्यक्ति होता है, वो आपके टैलेंटेड एम्प्लॉय को आने नहीं देता है। दूसरा, वो आदमी टिकता क्यों नहीं है? क्योंकि 4th क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति जो होता है वो टिकने नहीं देता है। तीसरा, वो कुछ समय बाद डाउन क्यों हो जाता है, काम क्यों करना बंद कर देता है? क्योंकि 4th नंबर वाले का इसमें भी हाथ होता है, वो उसको 3rd क्वाड्रेंट में ले आता है। तो ये जो नंबर 4 है ना, ये जो नंबर 4 वाला व्यक्ति है, यही सारी जड़ है आपको आपकी सारी समस्या का। देखो, ये जो नंबर 4 है ये आपकी जड़ है, ये आपको तो पता चल गया। लेकिन आपको जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था कि आपके पास अगर 10 एम्प्लॉय है तो भी आपके पास उतना ही प्रेशर, 15 एम्प्लॉय है तो भी आपके पास उतना ही प्रेशर, ये कैसे होता है? देखो, एक चीज़ समझो, ये जो स्किल विल मैट्रिक्स है, अगर इसको हम चारों क्वाड्रेंट को 25-25% से डिवाइड कर देंगे कि 1 नंबर को 25 दिया, सेकंड को 25 दिया, थर्ड को 25 दिया और 4th को 25 दिया, टोटल 100, 25-25% चारों को दे दिया। ये जो नंबर 1 2 3 4 लिखा है। देखो, अब समझते हैं, ये जो नंबर 1 क्वाड्रेंट है, जिनकी इच्छा तो है लेकिन उनको आता नहीं है, 25% ऐसे एम्प्लॉय आपके पास होंगे। तो ये तो आपके यहाँ से हट गए, ये तो आपके किसी काम के नहीं रहे। जो 3rd क्वाड्रेंट वाले हैं, जिनको ना तो आता है और ना ही इच्छा है, तो इनको भी आप कट कर दो, इनको भी आप हटा दो। और जो 4th नंबर वाले, ये क्या है? ये उतना ही काम करते हैं जितना पे आप उनको डांट ना सको या ये डांट ना खाएं। ये एक्स्ट्रा काम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एवरेज काम करते हैं। तो टेक्निकली जो 25%, मतलब कि जो कि नंबर 2 है, मतलब कि जो आप हो या आपके 1-2 एम्प्लॉय होंगे जो ऐसे 25% या नंबर 2 पे आएंगे, तो ये जो पूरा काम है, इस पूरे काम की जिम्मेदारी आप पर आ जाती है, नंबर 2 वालों पे आ जाती है, जिनके अंदर स्किल भी होती है और विल भी होती है। तो ये कारण रहता है जिस वजह से एम्प्लॉय तो बढ़ते बढ़ते जाते हैं, लेकिन फिर भी काम का प्रेशर भी बढ़ता जाता है। अब आप बोलेंगे सर आपने प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन आप इसका सोल्यूशन भी तो बताओ। तो सोल्यूशन भी आपको बताते हैं इसका क्या होता है। देखो, अब आपको कुछ छोटी छोटी चीजें करना है वो पता करने के लिए कि कैसे क्या सारा चीज होगा। अब सबसे पहले तो जो नंबर 3 वाले, जिनको ना ही कुछ आता है ना ही कुछ उनकी इच्छा है, इनकी या सभी जितने भी हैं उनकी रिपोर्टिंग लेना चालू करो। वीकली, मंथली, डेली बेसिस में आप खुद पर्सनली रिपोर्टिंग लेना चालू कर दो। इससे क्या है कि आपको पता चल जाएगा कौन नंबर 1 पे आ रहा है क्वाड्रेंट में, कौन 2 पे आ रहा है, कौन 3 पे, कौन 4 पे। चारों पे आपको पता चल जाएगा 3 वाला कौन है, 4 वाला कौन है, 3rd 1 वाला कौन है। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि नंबर 3rd में क्या है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो नंबर 3rd में जिसकी ना ही इच्छा है और ना ही काम आता है, तो उसको तो आप तुरंत निकाल दोगे। और इसमें एक चीज और होगा, जिस दिन आप इंडिविजुअल सभी के परफॉर्मेंस चेक करना चालू कर दोगे, मतलब पहले क्या होता था कि आप 4th नंबर पुराने जो व्यक्ति थे उनसे आप रिपोर्टिंग कराते थे। अब क्या है कि आप 4th वालों का, 2nd वालों का, 3rd वालों का, 1st वालों का, सभी का खुद ही रिपोर्टिंग चेक करोगे, खुद जाके चेक करोगे। तो जो 4th वाले हैं ना, वो 3rd नंबर वालों से हाथ हटा लेंगे, खुद ही हटा लेंगे, क्योंकि अब खुद आप उन सभी पर नजर रख रहे हो, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति को कह रहे हो नजर रखने के लिए। अब जो नंबर 4th वाले, उन्होंने अच्छी खासी इमेज बनाई होती है, काफी समय से काम कर रहे होते, तो वो तो डर जाते कि अरे भैया तेरे चक्कर में, आपके चक्कर में, तुम लोगों के चक्कर में मैं भी बदनाम हो जाऊंगा, तुम लोग तो कुछ काम नाम करते नहीं हो, मेरी जो इतनी पुरानी बनाई हुई इमेज है वो खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अब भैया आज से ना तुम्हारा और ना मेरा कोई लेना देना नहीं है, आज से राम राम, हम अलग तुम अलग, हमारे तुम्हारे रास्ते अलग। अब क्या है कि इनका जो शरण था 3rd वालों का, नंबर 4th वालों का 3rd वालों के ऊपर, ये तो टूट जाएगा। और जब आप 2 3 4 5 बार वीकली या मंथली बेसिस में आप रिव्यू लोगे, तो होगा क्या, या तो आप उनसे नंबर 3rd वालों से फ्रस्ट्रेट होके आप खुद निकाल दोगे, या तो डर के मारे या फ्रस्ट्रेट होके वो जो नंबर 3rd में है वो खुद ब खुद आपको रिजाइन करके चले जाएंगे। और ये 25% एम्प्लॉय है ना, ये आपकी कंपनी से छोड़कर चले जाएंगे। और मैं 100% श्योर हूं आपकी कंपनी में इन 25% के जाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि आपका काम और ज़्यादा आसान होने वाला है, आपके सर से बोझ हटने वाला है। दूसरा आपको काम क्या करना है, जो भी नया एम्प्लॉय आए जिसको आप हायर कर रहे हो, उसका इंटरव्यू आपको लेना है और शुरू के 2 से 3 महीने खुद ही अपनी गाइडेंस में उसको ट्रेनिंग भी देनी है। ना कि किसी और व्यक्ति को इंटरव्यू लेने के लिए बोलना है और ना ही किसी और व्यक्ति को ट्रेनिंग के लिए बोलना है। आपको खुद ही सारी चीजें करनी है उस नए एम्प्लॉय के साथ। जो नया व्यक्ति आता है ना, तो उसकी विल बहुत ज्यादा हाई होती है और स्किल तो आप डेवलप कर दोगे तो उसकी स्किल और विल दोनों ही आपके बराबर आ जाएगी। अब आपका काम रह जाएगा उस जिस एम्प्लॉय को, टैलेंटेड एम्प्लॉय को आप लेके आए हो, उसको 1 क्वाड्रेंट से 2nd क्वाड्रेंट में पहुंचाना है, ना कि 1 क्वाड्रेंट से 3rd क्वाड्रेंट में पहुंचाना है, जिसके अंदर स्किल भी ना बचे और विल भी ना बचे। आपको उसको हाई स्किल और हाई विल वाला बनाना, ये आपकी जिम्मेदारी फिर हो जाएगी। तीसरा क्या होगा, ये जो नंबर 4 वाले हैं ना, जिनके अंदर हाई स्किल तो है लेकिन विल नहीं है, जो पुराने लोग हैं आपकी कंपनी में, वो क्या होगा, ये भी 2 भाग में बढ़ जाएंगे। एक जिनके अंदर बहुत एटीट्यूड होगा, जब आप बार बार इनका रिव्यू करोगे तो जो एटीट्यूड वाले होंगे वो खुद ब खुद छोड़ के आपकी कंपनी को चले जाएंगे। और जो
अच्छे खासे व्यक्ति होंगे जो सही काम कर रहे होंगे, लेकिन भाई उनके अंदर विल पावर कम हो गई है, तो जब आप बार बार चेक करोगे, उनको मोटिवेट करोगे, उनको सारी चीज़ें समझाओगे, तो वापस से वो काम करना चालू कर देंगे। तो जो काम आप 100 आदमी को लेके नहीं कर पा रहे थे, आप नंबर 1 2 3 4 क्वाड्रेंट को 25-25 मिला के 100 होता है, तो 100 लोगों से आप नहीं कर पा रहे थे, तो तीसरे वाले को पूरी तरीके से हटा के, मतलब 25% हटा के, और चौथे वाले क्वाड्रेंट का कुछ हटा के, मतलब कि 50-60% या 65% के लोग लेकर आप वही काम अभी प्रेजेंट में करना चालू कर दोगे, आपके ऊपर से एक्स्ट्रा बोर्ड हट जाएगा। भाई देखो, ये कोई हवाई फिगर नहीं है, ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेबल फिगर है, और इसको कई बिजनेस में जितने भी बड़े बड़े बिजनेस ओनर है वो सभी इसको अप्लाई करते हैं, और आज उन्होंने अपने बिजनेस को बड़ा किया है। ये जो ऑथेंटिक सारा फिगर है, सारी चीज़ें सारी जेन्युइन है, ठीक है। अभी क्या है कि इसको लेकर तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई कि एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करना है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऊपर ये पूरी वीडियो थी। अब आपको इसी चैनल पे ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। आपका कुछ भी बिजनेस है, आप कमेंट कर दीजिएगा, उसकी जो प्रॉब्लम है कमेंट कर दीजिएगा, आपको आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा यूट्यूब। अभी क्या है कि इस चैनल में आपको बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी, तो बिजनेस से रिलेटेड प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेबल कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। और अगर आपके नोन में कोई व्यक्ति है जिसको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करो जिनको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, ताकि वो भी आपकी तरीके अपने बिजनेस को इंप्रूव कर पाएं और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।